दोस्तों लंबे समय तक तुर्की में रहने के कारण मुगलों की भाषा बेशक तुर्की थी, लेकिन बड़ा सवाल है कि फारस के लोग मुगलों को गवार क्यों मानते थे। इसके बावजूद मुगल बादशाहों ने तुर्की को किनारे रखकर फारसी को राजकाज की भाषा क्यों बनाया। मुगलों का इतिहास देखें तो एक बात साफ नजर आती है कि शुरुआती तौर पर उनकी मूल भाषा तुर्की रही, लेकिन बाद में उन्होंने फारसी को अपनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इसे राजभाषा घोषित भी किया। बाबर और हुमायूं से लेकर दाराशिको और औरंगजेब सभी ने फारसी को अपनाने में जी जान लगा दी। इसके सफर को समझना भी काफी दिलचस्प रहा। दरअसल बाबर के पिता तैमूर वंश के ताल्लुक रखते थे और माता चंगेज खान के वंश से, लेकिन बाबर को तैमूर वंश का बेटा कहलवाने में बड़ी दिलचस्पी थी। लंबे समय तक तुर्की में रहने के कारण इनकी भाषा बेशक तुर्की थी, लेकिन बड़ा सवाल है कि फारस के लोग मुगलों को गवार क्यों मानते थे। इसके बावजूद मुगल बादशाहों ने तुर्की को किनारे रखकर फारसी को राजकाज की भाषा क्यों बनाया। दोस्तों भारत में मुगल सल्तनत की नींव रखने वाले बाबर ने कई कविताएं फारसी में लिखी। हुमायूं के तौर में यह बोलचाल की भाषा बनी और तीसरे मुगल बादशाह बाबर के समय तक फारसी राजभाषा की भाषा के तौर पर जानी गई। मुगलों का फारसी में लगाव इतना बढ़ा कि उन्होंने इसे साहित्य का हिस्सा बनाया। कविताएं लिखी जाने लगी, बच्चों को बाकायदा फारसी पढ़ाई जाने लगी, गणित से लेकर ज्योतिष की पढ़ाई फारसी में हो रही थी। शाहजहां के बेटे दाराशिको ने इसमें रिकॉर्ड भी बनाया। उसने 50 उपनिषदों का अनुवाद फारसी में किया था। दोस्तों मुगलों को तुर्की से ज्यादा फारसी में क्यों इतनी दिलचस्पी थी, इसकी कई वजह थी। पहली यह है कि फारस के लोग गोरे होते थे और वे मुगलों को गवार मानते थे। मुगलों के प्रति उनका नजरिया सकारात्मक नहीं था। इनकी जानकारी मुगलों को अच्छी तरह से थी, इसलिए उनसे बराबरी करने के लिए इसे अपनाया। दूसरी वजह यह थी कि जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को जंग में हराकर उसकी मुगल सल्तनत हासिल की, तो मुश्किल वक्त में फारस के शाह ने हुमायूं की मदद की और एहसान के चलते मुगल उन्हें कभी जवाब नहीं दे पाए। लेकिन मुगलों ने फारस के लोगों की बराबरी करने का तरीका अपनाया। मुगलों ने धन दौलत से लेकर तहजीब सीखने तक फारस के लोगों को टक्कर देने में पूरी कोशिश की, लेकिन यह कोशिश मुगलों की पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। फारस के लोगों से बराबरी करने में मुगलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वहां के कारीगरों को बुलाया ताकि निर्माण कार्यों में उनकी बराबरी की जा सके। इसके बाद वहां के हकीमों और हुनरमंदों को बुलाने का सिलसिला शुरू कर दिया। अकबर ने ईरान के विद्वानों से लेकर साहित्यकारों तक बुलाने की जिम्मेदारी शायद फेजी को सौंपी। इसके बाद वहां के विद्वान चालपाई बेग को बुलाकर आगरा के शाही मदरसे की जिम्मेदारी दी। नतीजा अकबर के तौर में फारसी को ज्यादा बढ़ावा मिला। 170 से अधिक फारसी साहित्य को अकबर के दरबार का हिस्सा बनाया गया। 150 फारसी विद्वानों को विशेष वजीफा दिया गया। अकबर के शासनकाल में उनकी जीवनी अकबरनामा का अनुवाद फारसी में हुआ। यह काम अब्दुल रहीम खाना खां ने किया, जिनके पिता बैरम खां की मूल भाषा तुर्की थी। इससे समझा जा सकता है कि मुगलों के तौर में किस कदर फारसी फली फूली। इतनी ही नहीं, हुमायूं की बहन और अकबर की बुआ गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा भी फारसी में ही लिखा था। तो दोस्तों ऐसे आज की नॉलेज 24 की जानकारी और ऐसे ही जीके के फैक्ट्स पाने के लिए नॉलेज 24 सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।